everyone. So, good morning everyone. Again we are back with the environment lecture series जहाँ ऑलरेडी हम काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं. जिसने लास्ट प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं लेक्चर्स देख लो, ज़्यादा ज़रूरी हैं आपके प्री प्लस मेंस बोथ प्रोस्पेक्टिव के लिए, आपके एग्जामिनेशन क्लियर करने के लिए. आज की डेट में जो हमारे पास लेक्चर है वो है एयर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूटेंट क्लासिफिकेशन, एयर पॉल्यूटेंट्स क्या है, सारी चीज़ें पढ़ेंगे और कुछ डीप डाइव भी जाके पढ़ेंगे क्या बेसिकली हजार्डस है. ऑल वी विल गोइंग टू बी कवर. First of all, I just wanted to tell you on this behalf कि each and every subject from the for the perspective of UPSC जरूरी है. आप किसी को भी छोड़ नहीं सकते हैं. आपके पढ़ने का तरीका, आपके समझने का तरीका टोटली डिफरेंट होना चाहिए. ध्यान रखना जहाँ पर भीड़ जा रही है दैट नॉट मीन्स ऑलवेज दैट इज करेक्ट. हमेशा उस पर मत जाओ. योर थिंग्स योर पर्सपेक्टिव इज ऑलवेज शुड बी ऑन प्रायोरिटी. प्रायोरिटी हमेशा सिर्फ एक ही चीज़ होती है. ध्यान रखना प्रायोरिटीज़ में हम हर किसी को नहीं बांटते. जब भी आप प्रायोरिटीज़ में जाओगे तो आपकी प्रायोरिटी सिर्फ और सिर्फ आपका यूपीएससी होना चाहिए. ये कांड से ये भी ज़रूरी है वो भी ज़रूरी है. प्रायोरिटी शुड बी ओनली यूपीएससी. ओके, यूपीएससी के जितने सब्जेक्ट्स हैं वो प्रायोरिटीज़ हैं, अदर देन नथिंग. सो ऑन बिहाफ ऑफ दिस लेट्स गो फॉरवर्ड. मैंने आपको एक चीज़ बोली थी, जब आपकी मेहनत और किस्मत दोनों दोनों काम करती हैं एक साथ में, आपकी मेहनत रहेगी, आपकी किस्मत रहेगी, then it's going to be successful. Okay, other than no. ओके, लेट्स डिस्कस फर्स्ट कि हमें आज डिस्कस क्या करना है. तो सबसे पहले हमारे पास डिस्कस करने के लिए एयर पॉल्यूशन, इफेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन, एसिड रेन, ये हम बात दूसरे लेक्चर में डिस्कस करेंगे. देन कंट्रोलिंग एयर पॉल्यूशन, भारत स्टेट 6 और नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स, ये हम उसके नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. आज हम बेसिकली पहला पॉइंट डिस्कस करेंगे एयर पॉल्यूशन और एयर पॉल्यूशन के अंदर क्या क्या है. सबसे पहले अगर आप ये देखोगे कि ये समझने के लिए ग्लोबल जो इन्वायरमेंट इशू है उसमें इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन क्या है. तो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के लिए आपको एक चीज समझने की है. पॉल्यूशन जो जो बेसिकली मेन जो इशू है वो हमारे पास है पॉल्यूशन है, जो इन्वायरमेंट डिग्रेड कर रहे हैं. बायोडाइवर्सिटी लॉस है, डिजर्टिफिकेशन है. इसके लिए हमने एक ग्रेट वॉल हम इंडिया में बना रहे हैं, ऊपर से सऊदी में भी बनाई जा चुकी है ऑलरेडी. डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर है जो कि ऑलरेडी हम जियोग्राफी के लेक्चर्स में कवर कर रहे हैं. एसिड रेन है जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे. ऑयल स्पिल्स है इन दी सी, जब भी ऑयल का ट्रांसपोर्टेशन होता है एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, उसकी वजह से जो ऑयल स्पिल होता है उसकी वजह से मरीन जो मरीन एनिमल्स हैं उनको दिक्कत होती है. उसके वजह से उनकी जब जो डिजोल्व जो ऑक्सीजन है उसकी कमी हो जाती है, जिसकी वजह से उनकी जान जाती है. डंपिंग ऑफ हजार्डस वेस्ट, जो हजार्डस वेस्ट है वो आप ग्राउंड पे या फिर उसके अंदर आप डिग करके उसमें डाल देते हो. उसके अलावा काफ़ी चीज़ें हैं जब मरीन के अंदर ये सारा हजार्डस वेस्ट जाता है, जो कि बेसिकली एक हजार्डस का कारण बनता है और काफ़ी बीमारियों का घर बनता है. क्लाइमेट चेंज ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, तो ये भी हम आगे समझेंगे. काफ़ी लोगों को इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होती है, बट आई वुड सजेस्ट कि आप धीरे धीरे इनको जान लो. ग्रीन हाउस गैस क्या है, बेसिकली ग्रीन हाउस ध्यान रखना एक हरे कलर का घर नहीं है. दिस इज बेसिकली इन्वायरमेंटल इशू. ग्लोबल वार्मिंग क्या है, जिसकी वजह से आप जितना भी इफेक्ट हो रहा है इन्वायरमेंट पे, उसकी वजह से जो आपका टेम्परेचर है वो बढ़ता जा रहा है. तो वो जो टेम्परेचर बढ़ रहा है आप उसको किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हो, दैट इज बेसिकली ऑन दिस. लेट्स हैव आई ऑन हियर. सो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन इज मेकिंग एन इन्वायरमेंटल अनफिट और लेस सुटेबल. तो जितना भी डिग्रेडेशन हो रहा है उसका कहने का मतलब क्या है कि इन्वायरमेंट को अनफिट कर रहा है, लेस सुटेबल कर रहा है फॉर द सर्वाइवल ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स. ठीक है, कॉजिंग इमेंस इकोलॉजिकल डैमेज कर रहा है, जो कि बेसिकली कारण बनता है इकोलॉजिकल डैमेज का. जो पॉपुलेशन का जो एक्सप्लोजन हो रहा है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, अर्बनाइजेशन बढ़ता जा रहा है और इंक्रीज इन ह्यूमन नीड्स बढ़ती जा रही है कंफर्ट को लेकर के, उसकी वजह से रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन आ रहा है, जो कि बेसिकली मेन कॉज भी है इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन का. अब जो रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन आ रही है, अब जो बेसिकली ओवर एक्सप्लोइटेशन में काउंट की जाती है, क्योंकि जैसे जैसे आपका अर्बनाइजेशन होता जाएगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन आता जाएगा, वैसे वैसे आपका जितना इन्वायरमेंट है आप उसको एक्सप्लोइट करना चालू कर दोगे. एक्सप्लोइट के ऊपर अगर आप जाओगे तो ओवर एक्सप्लोइटेशन हो जाएगा, हाई हाई एक्सप्लोइटेशन चालू हो जाएगा नेचुरल रिसोर्सेज का. और दैट्स द मेन रीजन. आज की डेट में आपको एक चीज समझ आती होगी, तमिलनाडु के अंदर या फिर कई एरिया पे कई एरिया पे ये कहा जाता है कि कोल खत्म हो जाएगा एक टाइम के बाद में, पानी खत्म हो जाएगा. तमिलनाडु के अंदर, चेन्नई के अंदर पानी की कमी आ चुकी है. दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ द इन्वायरमेंटल. ओके, और सेम इसी तरीके से जो आप जंगलों को काट के उसके ऊपर इंडस्ट्रियलाइजेशन चालू करते हैं, उसके ऊपर घर बनाना एग्रीकल्चर यूज़ के लिए. और कल के लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जहाँ पर
सुंदरबंस है उनको हटाकर या फिर मैंग्रोव्स हैं उनको हटाकर उस एरिया को हम धीरे धीरे एग्रीकल्चर में यूज करते जा रहे हैं। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारा जो सुंदरबन की जो एक्चुअली जो वैरायटी है, जो उसकी सुंदरता है, वो खत्म हो रही है। प्लस आपको पता है मैंग्रोव्स है, तो मैंग्रोव्स आपको सुनामी से, इसके अलावा फ्लड से और बाकी अच्छी मेडिसिनल या फिर अच्छी खासी चीज़ों आपको टूरिज्म प्रोवाइड करता है। दैट्स ऑल्सो गुड। वो भी हम चीज़ें धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं। द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सच एक्सप्लॉइटेशन आर एविडेंट ऑफ द फॉर्म ऑफ सॉइल इरोजन। आप जैसे जैसे आप चीज़ों को हटाते जाओगे, पेड़ काटते जाओगे, सॉइल इरोजन होता जाएगा, बायोडाइवर्सिटी के ऊपर इंपैक्ट पड़ता जाएगा, पॉल्यूशन ऑन लैंड बढ़ता जाएगा, वाटर बॉडीज, इन सारी चीज़ों में पॉल्यूशन धीरे धीरे और बढ़ेगा। मेजर कॉज क्या है डिग्रेडेशन के? तो मेजर कॉज है आपके पास एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन के लिए आपके पास सिर्फ एक दो चीज़ें नहीं है, ध्यान रखना। पॉल्यूशन आपका गैसियस हो सकता है, गैसियस गैसियस पॉल्यूटेंट्स हैं जो कि बेसिकली ऑक्साइड कार्बन होते हैं, नाइट्रोजन होते हैं, सल्फर होते हैं। ऑक्साइड कार्बन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, दिस इज बेसिकली पार्टिकुलर मैटर है, पीएम मैटर, जिसमें फाइन मटेरियल डस्ट होता है, फ्लाई ऐश होता है, शूट होता है, कॉटन डस्ट होता है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं, ये इसके अंदर काउंट कर लिए जाते हैं। बर्निंग ऑफ प्लास्टिक है, जिसकी वजह से आपके पास पीसीबी निकलता है। जब आप प्लास्टिक को जलाते हैं तो आपको एक बहुत ज़्यादा गंदी महक निकलती है, जिसे इमिट्स ऑफ पॉलीक्लोरिनेटेड बाइस्फेनॉल कहते हैं। ठीक है। इंडस्ट्रियल कैटास्ट्रॉफ है, जहाँ पर एक्सीडेंटल रिलीज ऑफ सम पॉइजनस गैसेस होती हैं, फॉस्जीन होती हैं, बेसिकली मिथाइल आइसोसाइनाइट होती है। तो मिथाइल आइसोसाइनाइट बेसिकली, भोपाल आपने कांड सुना होगा, भोपाल त्रासदी बेसिकली, जो कि 1985 में हुआ था। वहाँ पर जो गैस का जो एक्सप्लोजन हुआ था उसमें बेसिकली मिथाइल आइसोसाइनाइट था। सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट फॉर्म ड्यू टू कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, प्राइमरी और स्मोक और एसिड रेन हो जाते हैं। जितना भी आप एयर पॉल्यूशन करते जाओगे धीरे धीरे, दिस इज द कॉज ऑफ एसिड रेन। ठीक है। वहीं अगर आप आगे देखो तो जो ग्लोबल वार्मिंग है, जहाँ पर आपका कार्बन डाइऑक्साइड है और ग्रीन हाउस गैसेज इन दी एटमॉस्फेयर, ग्रीन हाउस गैसेज का ना एक बेसिकली एक बंच है, जिसको आप बेसिकली ग्रीन हाउस गैसेज कह देते हैं, जो कि आपके इन्वायरमेंट में ज़्यादा जानी नहीं चाहिए। तो ग्रीन हाउस गैसेज यानी कि आपके इम्पैक्ट, आपके इन्वायरमेंट को, आपके अर्थ को सूटेबल बनाने के लिए उन गैसेज का होना जरूरी है, लेकिन वो हाई नहीं जानी चाहिए। तो दैट्स बेसिकली जब वो हाई चली जाती है तो हम उसे ग्रीन हाउस गैसेज इफेक्ट कह देते हैं, जो कि इन्वायरमेंट के लिए दिक्कत है। ठीक है। लेट्स वाटर पॉल्यूशन है। वाटर पॉल्यूशन में आपको पता है क्या ही होगा कि आपके घर का, आपकी फैक्ट्री का और वो सारा का सारा जो हैजार्डस वेस्ट है, वो सारा का सारा नदियों में, कैनल्स में, हर जगह जा रहा है और वो आपके घरों तक इसी तरीके से पहुंच रहा है। दैट्स बेसिकली हैजार्डस वेस्ट, वाटर पॉल्यूशन, जो कि आप पानियों में डालते हैं। सॉइल डिग्रेडेशन चालू होता है जब आप ओवर ग्रेजिंग करना चालू कर देते हैं, डिफॉरेस्टेशन करना चालू करेंगे, कल्टीवेशन आप ज़्यादा करेंगे, ओवर इरिगेशन करेंगे, तो उसकी वजह से जो सॉइल्स है उसका धीरे 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 उसकी फर्टिलिटी खत्म हो जाएगी और वो सूखनी चालू हो जाएगी और एक टाइम के बाद में धीरे धीरे उसका डिजर्टिफिकेशन हो जाएगा, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको रेत और मिट्टी फर्टाइल अनफर्टाइल मिलेगी और सॉइल डिग्रेडेशन चालू। ओके। डैमेज टू इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी। तो वहीं जब आप हैबिटेट की बात करोगे, इकोलॉजी के ऊपर, बायोडाइवर्सिटी के ऊपर, धीरे धीरे जब ये सारी चीज़ें करोगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन लाओगे, तो हैबिटेट आपका खत्म होता चला जाएगा। जो स्पीसीज हैं, जो नॉन नेटिव हैं, वो रिड्यूस होनी चालू हो जाएगी। जेनेटिकली मॉडिफाइड जो स्पीसीज हैं वो रिड्यूस हो जाएंगी। ठीक है। तो ऑटोमेटिकली आपका जो इन्वायरमेंटल जो इम्पैक्ट है एनिमल पे और फ्लोरा फौना दोनों पे पड़ेगा। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन क्या होगा? इंक्रीज सेंसिटिव टू डिजीज, यानी कि जो अब कल्टीवेटेड जो स्पीसीज ऑफ प्लांट हैं, फिशेस हैं, तो उनका जो डोमेस्टिकेटेड चालू हो जाएगा। एनिमल्स हैव बिकम इंक्रीजिंगली सेंसिटिव, पैट्स डिजीज, इनको बहुत ज़्यादा, ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएंगे, ध्यान रखना। जेनेटिक रेसिस्टेंस आ जाएगा। इनके जो बेसिकली जो इनकी पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। उसके बाद इनको वही एक तरीके से रेड डेटा बुक्स के अंदर इनको काउंट करना चालू कर दिया जाएगा आईयूसीएन के थ्रू। इफेक्ट ऑन न्यूट्रिशन, तो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा जो फर्टिलाइजेशन है वो जो लैंड है वो फर्टाइल खत्म हो जाएगा। और उसके ऊपर अगर आप देखोगे, जितना भी आप ज़्यादा ओवर ग्रेजिंग, डिफॉरेस्टेशन, जितना भी कुछ करोगे, तो जो न्यूट्रिशंस होते हैं मिट्टी के अंदर वो खत्म हो जाएंगे। तो आप जितना मर्जी कुछ भी कर लो, जो जियोकेमिकल साइकिल है वो खत्म होता चला जाएगा। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी होगा, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन होगा, हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन होगा, थ्रेटनिंग सर्वाइवल ऑफ मैनी इंडेंजर्ड स्पीसीज हो जाएगा। तो काफ़ी स्पीसीज को खतरा रहेगा, हैबिटेट का खतरा हो जाएगा धीरे धीरे। सो दिस देखो, एक साइकिल चलता है, उस साइकिल को आपको समझने की जरूरत है। ये साइकिल है, ये आपका अर्थ है। अब सबसे पहले क्या होगा, एक लैंड है, अब उस लैंड पे धीरे धीरे पेड़ पौधे उगेंगे, पेड़ पौधे उगेंगे तो उसके ऊपर स्पीसीज आ जाएगी, स्पीसीज वहाँ पर अच्छा खासा बायोडाइवर्सिटी, इकोलॉजिकल इकोसिस्टम बन जाएगा और वहाँ पर अच्छी खासी सारी फ्लोरा फोना जीवित रहेंगे। लेकिन उसके बाद में ह्यूमंस की नीड आती है, तो धीरे धीरे आप उसको इंडस्ट्रियल में या फिर एग्रीकल्चर में चेंज करना चालू करेंगे। अब फिर उसका एक्सप्लोइटेशन चालू करेंगे, एक्सप्लोइटेशन के बाद ओवर एक्सप्लोइटेशन हो जाएगा, तो बाद में दोबारा से धीरे धीरे वो जीरो पे चालू हो जाएगा।
जीरो यानी कि फर्टिलाइजेशन खत्म, हैबिटेट खत्म, चीजें खत्म, फ्लोरा फोना सब खत्म। ओके तो आपको इन सारी चीजों को ये सोचते हुए यूज करना है कि आगे जाके कितना इंपैक्ट कर सकते हैं। दैट्स द मेन रीजन आपको एनवायरमेंट पढ़ाया जाता है कि बिंग एन बिकम एन आईएएस ऑफिसर, बिकम एन आईपीएस, वॉट एवर यू आर गोइंग टू बी। तो वहां पर आप ये समझ पाए कि इन्वायरमेंट, ये सारी बुक सिर्फ आपको नॉलेज देने के लिए नहीं है, ये सिर्फ आपको एक समझाने के लिए कि व्हाट एग्जैक्टली द इम्पैक्ट, और आप किस तरीके से चीजों को देख पाओ। अब क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज होगा। क्यों होगा क्लाइमेट चेंज? बिकॉज ऑफ एसिड रेन, ओशन एसिडिफिकेशन, ये सब कुछ चलेगा ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। जितना ज्यादा गैस इन्वायरमेंट के अंदर बढ़ती जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, पार्टिकुलेट मैटर है, वाटर वेपर है, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ये जितनी ज्यादा मार्केट इन्वायरमेंट के अंदर बढ़ती जाएगी उतना ज्यादा इंपैक्ट बढ़ेगा। उसकी वजह से जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। और अभी तक की डेट में ये कहा जाता है, आईपीसीसी की एक रिपोर्ट आती है, उसके अकॉर्डिंगली अगर 1.5 डिग्री सेल्सियस और टेम्परेचर अगर बढ़ जाता है तो उसके बाद में आपका मालदीव्स, इंडिया के कई जो बेसिकली आइलैंड्स हैं वो सबमर्ज होने के चांसेस हैं, जिसमें साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, इवन मोस्ट ऑफ द लैंड्स इधर उधर के, वो सारे के सारे आपके सबमर्ज हो सकते हैं। मेल्टिंग आइस कैप, जब ऑब्वियस सी बात है जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ता जाएगा जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघलेंगे और सी लेवल्स बढ़ेगा तो सबमर्ज होने के चांसेस। चेंजिंग वेदर पैटर्न, तो आज की डेट में आप देखते हो, पहले हम जब हम अगर आप 90s के हो, तो उस टाइम पे, या फिर अगर आप 10-20 साल, 10-15 साल पुराने भी जाते हैं, तब भी आपको एक चीज समझ आएगी कि एक टाइम था जिस टाइम पे अक्टूबर के महीने से ही आपके यहाँ पर ठंड पड़नी चालू हो जाती थी, जो वेदर, जो विंटर था, चालू हो जाता था अच्छे तरीके से। और उस टाइम पे ही आपको सारी चीजें मिलनी चालू हो जाती है, आपके स्वेटर या फिर जो वार्म जो क्लॉथ्स हैं वो आपको मिलने चालू हो जाते थे। बट एट द टाइम ऑफ राइट नाउ अगर आप उसे देखते हो तो सारी चीजें चेंज हो चुकी हैं। आपका रेनिंग साइकिल, आपका रेनिंग सीजन आपका चेंज हो चुका है, विंटर सीजन चेंज हो चुका है, गर्मियां बहुत ज्यादा पड़ने चालू हो चुकी हैं। इसके अलावा जो पतझड़ का मौसम है वो कभी कभी लेट हो जाता है। सो दिस इज ऑल ओके। तो ये बेसिकली इम्पैक्ट होते हैं सारी चीजों के। डिप्लीशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, वाटर पॉल्यूशन हैज क्रिएटेड ट्रेमेंडस स्कैर्सिटी क्वालिटी वाटर रिसोर्सेज। अगर आप देखते हो तो इंडिया का जो पानी है, अगर आप देखोगे एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली, इंडिया का जो पानी है वो पीने लायक नहीं है मोस्ट ऑफली, यानी कि 90% जगह पे इंडिया का पानी जो है पीने लायक नहीं है। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ एरिया को छोड़ दूं, हिमालय रीजन को छोड़ दूं, वहाँ पर जो पानी होता है वो पीने लायक होता है, बाकी अदर जगह पे नहीं होता है। तो ये देखने की चीज़ है। डिजर्टिफिकेशन, लॉट ऑफ एरेबल लैंड्स कन्वर्टेड इनटू द वेस्ट लैंड, जिसको हम यूज़ कर सकते थे वो वेस्ट लैंड में हो गया ड्यू टू इरोजन। अच्छा खासा हमने बहुत ज़्यादा ग्रेजिंग किया, बहुत ज़्यादा कल्टिवेशन किया, ओवर इरीगेशन कर दिया, तो इरोजन बढ़ गया बहुत ज़्यादा। यानी कि अब हम कहते हैं कि हमने बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ों को यूज़ किया अपनी खेती के अंदर जो कि सही नहीं थे, तो उसकी वजह से सैलिनिटी बढ़ गया, लॉस ऑफ फर्टिलिटी होगा, तो डिजर्टिफिकेशन का होना चालू है। जब वो लैंड आपके किसी काम का नहीं रहेगा, धीरे धीरे डिजर्ट में काउंट होगा। एयर पॉल्यूशन में अगर आप काउंट करते हो तो काफ़ी चीज़ें हैं एयर पॉल्यूशन में आपके पास, तो ये आपको दोबारा दोबारा मैं बताने की जरूरत नहीं है। अनडिजायरेबल जो कि पॉल्यूशन में क्या होता है, मे बी डिफाइन एडिशन टू अनडिजायरेबल मटेरियल, जो कि इन्वायरमेंट को ह्यूमन एक्टिविटीज़ के थ्रू इम्पैक्ट करता है और इन्वायरमेंट पॉल्यूशन होता है। अब ये फिजिकल हो सकते हैं, केमिकल हो सकते हैं, बायोलॉजिकल हो सकते हैं, किसी भी तरीके से हो सकते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरीके से आपको हार्म कर सकते हैं ह्यूमंस को और अदर लिविंग्स और ऑर्गेनिजम्स को। पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन हो सकता है, नॉइज पॉल्यूशन हो सकता है, वाटर पॉल्यूशन हो सकता है, सॉल्यूशन हो सकता है, थर्मल सॉरी सॉइल पॉल्यूशन हो सकता है, थर्मल पॉल्यूशन हो सकता है और रेडिएशन पॉल्यूशन हो सकता है। दिस इज, अब इसी के ऊपर इन ऑर्डर टू कंट्रोल इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, गवर्नमेंट ने क्या करा, एक ऑर्डर पास किया इन 1986, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, जो कि भोपाल डिजास्टर के बाद आया था, जब मिथाइल आइसोसाइनाइड का गैस का एक्सप्लोजन हुआ और काफ़ी लोगों की जान गई। उसके बाद में गवर्नमेंट हैज़ केम इनटू द इफेक्ट कि वो एक ऐसा एक्ट लेके आएंगे जहाँ पर वो एयर, वाटर, सॉइल, इन सारी चीज़ों को इम्प्रूव करेगा। देन वी हैव गॉट एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ओके, एयर पॉल्यूशन में भी डिफाइंड एज द प्रेजेंस ऑफ एनी सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, यानी कि उसको किसी भी तरीके से बताया जा सकता है एयर पॉल्यूशन को, जिसमें सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैसेस फॉर्म हो सकती है, इंक्लूडिंग नॉइज एंड रेडियो एक्टिव, इसको भी काउंट किया जाता है इन दी एटमोसफेयर। तो अब इन्वायरमेंट के अंदर ये तो हो गया। फॉसिल फ्यूल कंटेन्स बेसिकली नाइट्रोजन, सल्फर, जितने भी फॉसिल फ्यूल होते हैं। अब जो इन्वायरमेंट का जो पॉल्यूशन, सॉरी, एयर पॉल्यूशन है, वो बेसिकली देखो काफ़ी चीज़ों से होता है। फॉसिल फ्यूल की तरफ से इंडस्ट्रियल, ट्रांसपोर्टेशन, माइनिंग, कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग, और स्टोन क्वारीज, लेड, एयर पॉल्यूशन, ये सारी चीज़ें बेसिकली इसके अंदर काउंट करते हैं।
यहाँ अगर आप देखोगे तो बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, जितने ही फॉसिल फ्यूल होते हैं लाइक थर्मल में या फिर थर्मल पावर प्लांट में, पेट्रोलियम रिलीज में, तो वहाँ पर ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन सल्फर जो कि एटमॉस्फेयर में जाती है, आपको पता ही है जितने भी ये थर्मल पावर स्टेशन होते हैं और फिर रिफाइनरी होती हैं, वहाँ पर नाइट्रोजन सल्फर बहुत ज़्यादा होती है। सेम अगर कोल माइनिंग चल रही है तो वहाँ भी आपको सल्फर और नाइट्रोजन मिल जाता है, वहाँ भी अच्छा खासा होता है। द गैसेज रिएक्ट विद द वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमोसफेयर। वाटर वेपर यानी कि जो ओस की जो बूंदे होती हैं ना, उसके साथ में सल्फर मिल जाता है, तो उसकी वजह से सल्फर और नाइट्रोजन मिल जाता है, नाइट्रोजन मिल जाता है, तो उसकी वजह से सल्फ्रिक और नाइट्रिक एसिड की बारिश होती है। तो दैट्स द मेन रीजन। वाटर वेपर और कुछ नहीं है, जैसे एक ओस की बूंदें हैं जो बारिश के अंदर, हवा के अंदर जो मॉइस्चर बना रहता है, उसी के अंदर ये सल्फर और नाइट्रोजन मिल जाता है। मिलने की वजह से जो बारिश, जो ऐसी बारिश होती है जो कि आपके पौधों को, आपको खेती को खराब करती है, दैट्स बेसिकली कॉल्ड नाइट्रिक एसिड। ठीक है, या फिर एसिड रेन जिसे हम कहते हैं। तो एसिड रेन कॉल्ड द मार्बल मॉन्यूमेंट ऑफ ताजमहल फिनोमिना इज कॉल्ड द मार्बल कैंसर। तो इसी एसिड रेन की वजह से आपको पता है मथुरा के अंदर रिफाइनरी है और काफ़ी सारे प्लांट्स भी हैं, तो उसकी वजह से जो ताजमहल का जो बेसिकली जो इम्पैक्ट है वो पूरा का पूरा चेंज हो चुका है। ताजमहल का जो कलर एक टाइम पे वाइट था, नाउ इट इज़ येलो। अगर वहीं एक और चीज़ देखने की चीज़ अगर आप देखोगे तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, जो कि बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों की वजह से फैलता है, जिसमें रेफ्रिजरेटर है या फिर एयर कंडीशनर है, प्रेशराइजिंग एजेंट्स है, एरोसॉल है। तो ये बेसिकली ओजोन लेयर को डिप्लीट करता है। तो ओजोन लेयर जिसकी वजह से डिप्लीट, ओजोन लेयर क्या है, एक बार अगर मैं आपको सिर्फ एक मोटा मोटा अंदाजा दूं, ऑलरेडी हम जियोग्राफी की सीरीज में ये पढ़ चुके हैं, नहीं देखा है तो जाके देख लो, फिर भी मैं आपको एक मोटा मोटा बता देता हूँ। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल के लिए ये पूरा का पूरा ये आपका बादल है। ठीक है, यहाँ पर एक लेयर है, एक लेयर बना रखी है इस तरीके से बादलों के, या फिर एक अच्छी खासी एक हाइट पे एक लेयर बनी हुई है। और ये लेयर क्या है, आपकी जितने भी जो भी यहाँ से गैसेस जो आपकी अर्थ से छूटती हैं, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, या फिर कुछ भी है, वो गैसें ऊपर जाती हैं। ठीक है, और इसमें छेद कर देती हैं। धीरे 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 ये जो लेयर है ये टूटती जाती है। ऊपर से जो आपकी जो बहुत ज़्यादा रेडिएशंस निकलती है उसको आने से रोकती है ये लेयर। अब ये जितनी भी ये जो गैस हैं जो हार्मफुल गैसेस हैं, ये इसके अंदर डिप्लीट करेंगे, इसके अंदर छेद करना चालू कर देंगे। तो ऊपर से जितनी भी हार्मफुल जो रेडिएशंस हैं वो जो आपके ऊपर आएंगी तो आपकी शरीर को जलाएंगी। ठीक है, जिसकी वजह से एनवायरमेंट इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है। समझ में आता है, जब ये दोनों के दोनों इम्पैक्ट एक साथ करेंगे तो दिस इज कॉल्ड ओजोन लेयर। दिस इज ऑल। इससे ज़्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं है, दिस इज बेसिकली द ओजोन लेयर। बाकी अगर आपको डीप डाइव जाके समझना है तो आप क्लाइमेटोलॉजी का जो हमारा सेक्शन है जियोग्राफी में, उसमें जाके समझ सकते हैं। नाउ कम्बिशन ऑफ, जब आप फॉसिल फ्यूल को जलाते हो और उसका नंबर्स ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल होते हैं जिसमें एसपीएम कहते हैं बेसिकली, वो अब एसपीएम क्या होते हैं, एसपीएम समझने की, देखो पार्टिकुलेट मैटर्स है या फिर एसपीएम है, तो ये बेसिकली टाइप ऑफ एरोसॉल और फ्लाई ऐश की तरह ही होते हैं। जब आप कोई भी ऐसी चीज़ जलाते हो जिससे पॉल्यूशन होता है, उसमें छोटे छोटे जो पार्टिकल्स निकलते हैं, वो पार्टिकल आपके कहीं ना कहीं जाके जम जाते हैं। और अगर यही पार्टिकल आपके अगर बर्फ़ के ऊपर जम जाते हैं, जिससे आपने देखा होगा ब्लैक आइस जिसे हम कहते हैं, वो बेसिकली इन्हीं कारणों से होती है। तो वो सस्पेंडेड जो पार्टिकुलर मैटर है या फिर बहुत ज़्यादा छोटे छोटे पार्टिकल जो पॉल्यूशन से निकलते हैं, और सस्पेंडेड पार्टिकल जो यानी कि बहुत ज़्यादा खराब, यानी कि बहुत ज़्यादा खराब वाले, वो बेसिकली इन सारी चीज़ों पे कार्बन के जमने से या फिर ये सारी चीज़ का जलने से ये जो बनते हैं, वो ऐसी जगह पे जल जाते हैं तो ऑटोमेटिकली जो बर्फ़ का जो आइस का जो पिघलना है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है। सो दिस इज बेसिकली एसपीएम और पीएम, दैट इज presence of high level of all these pollutant cause visibility lowered, especially cold weather कोल्ड लेंस, तो ऑब्वियस ही बात है स्मोक ज़्यादा फैलेगा, पॉल्यूशन की वजह से स्मोक रहेगा। ठीक है, तो ये चलता रहता है ये सारी चीज़ें, तो आपको ये दो चीज़ें एस पी एम पी एम ये समझ में आ चुका होगा। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ पॉल्यूटेंट क्या होता है, देखो प्राइमरली अगर आप देखोगे तो हमारे पास जो पॉल्यूटेंट होते हैं वो होते हैं डीडीटी, प्लास्टिक, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, सल्फर। ये बेसिकली ये इन्वायरमेंट के अंदर होते हैं। सेकेंडरी अगर आप देखोगे तो दे आर फॉर्म इंटरेक्शन बिटवीन प्राइमरी पॉल्यूटेंट, फॉर एन एग्जांपल पैन बेसिकली जिसे सॉरी पैरासाइटाइल नाइट्रेट कहा जाता है, फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड हाइड्रोकार्बन्स। तो सेकेंडरी जो होते हैं बेसिकली ह्यूमन इंटरेक्शन की वजह से ज़्यादा बनते हैं। यानी कि जब भी आप प्राइमरी के साथ साथ जब आप ऐसी कोई चीज़ करोगे, ऐसे पार्टिकुलेट मैटर्स को, यानी कि आप कुछ जला रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो उसकी वजह से सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स आपके बनते हैं। ओके, तो प्राइमरी जो पॉल्यूटेंट है वो तो आपको समझ में आ गया, जो कि बेसिकली इन्वायरमेंट में ही रहते हैं, डीडीटी, प्लास्टिक, दीज आर परसिस्टेंट फॉर्म ऑफ विच दे आर एडेड टू द इन्वायरमेंट। अब ये इन्वायरमेंट में रहते हैं लेकिन काफ़ी जगह आप इन सारी चीज़ों को देखते हो, जो प्राइमरी और सेकेंडरी आप देख सकते हो।
अब क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव अगर आप देखोगे तो कार्बन, ये सारी चीज़ें हैं। द ऑकर नेचर बिकम द पॉल्यूटेंट व्हेन देयर कंसंट्रेशन रीचेस बायोन थ्रेशोल्ड। ये ऑलरेडी इन्वायरमेंट में रहते हैं, बट इनका मैंने आपको बोला ना, एक लेवल से जब ये ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो इनका क्वांटिटेटिव इनका जब बढ़ जाता है तो इन्वायरमेंट ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट पड़ जाता है। क्वालिटेटिव में डू नॉट अकर इन दी नेचर, ह्यूमन मेड बनाया जाता है, जैसे डीडीटी है, प्लास्टिक्स है, हर्बिसाइड्स है, फंगीसाइड्स है, इनको ह्यूमन के थ्रू बनाया जाता है, जिसकी वजह से इन्वायरमेंट पॉल्यूटेंट होता है। अब हर्बिसाइड्स हैं, ये आप खेतों में, फंगीसाइड्स ये आप खेतों में, इन सारी चीज़ों में एग्रीकल्चर में यूज़ करते हो, जो कि धीरे 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 आपकी फसलें ख़राब करने का कारण बन जाता है, सैलिनिटी का कारण बहुत ज़्यादा बन जाता है, आपकी जो ज़मीन को अनफर्टाइल बनाता है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ दैट। ओके, नाउ अगर आप पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट की बात करोगे, पीएम की या फिर एसपीएम की, सो दिस इज बेसिकली मैंने आपको बताया सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर है बेसिकली जब इंडस्ट्रियल व्हीकल पावर प्लांट्स हैं, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ है, ऑयल रिफाइनरी है, तो एसपीएम यहाँ से निकलते हैं। ठीक है, मैं आपको बताया कोई भी आप पॉल्यूशन वाला काम कर रहे हो उसमें से जो बहुत छोटे छोटे जो पार्टिकल्स जो निकलते हैं वो कहीं पर जाके आपके आइस पे या फिर कहीं भी चिपक जाते हैं, उसकी वजह से ज़्यादा डिप्लीशन होता है। और आपको पता है जो ब्लैक कलर है वो रेडिएशन को ज़्यादा इफेक्ट करता है। जब भी आप, आपने देखा होगा जब भी आप ब्लैक कपड़े गर्मियों में पहनते हो तो आपको गर्मी ज़्यादा लगना चालू हो जाता है। दिस इज बिकॉज ऑफ दैट कि जो सोलर इंसुलेशन है वो ज़्यादा ब्लैक पे होता है। जब आप वाइट कपड़े पहनते हो तो उल्टा होता है, आपको गर्मी कम लगेगी, क्योंकि जितना भी रेडिएशन है वो वापस चला जाता है, जितने भी सोलर इंसुलेशन है वो वापस टकरा के वापस जाता है। लेकिन ब्लैक कलर क्या होता है, वो ऑब्जर्व करता है। ठीक है, अब साइज रेंज इसकी अगर आपको देखना है तो नज़र मान लो, इतना कोई ज़रूरी नहीं है। पार्टिकुलेट मैटर भी यही है, पार्टिकल्स विच आर मोर देन 10 माइक्रोमीटर डायमीटर सेटल डाउन। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली। अब पार्टिकल्स लेस देन 0.02 परसिस्टेंट एरोसॉल्स होते हैं, इन्हीं को एरोसॉल फ्लाई ऐश की तरह इनको काउंट किया जाता है, मैंने आपको बताया था अभी। तो दिस इज बेसिकली, तो अकॉर्डिंग टू द सीपीसीबी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, particular size 2.5 micrometer or less than diameter are responsible for the causing of great harm human health। ठीक है, जितने ज़्यादा होंगे, जितने ज़्यादा छोटे होंगे, उतना ज़्यादा एयर के अंदर रहेंगे और वो आपके शरीर के अंदर जाएंगे धीरे धीरे, तो आपके ह्यूमन हेल्थ को बहुत ज़्यादा ख़राब करते हैं। सो दिस इज़ बेसिकली, तो आगे आपको समझने की ज़रूरत नहीं है, आगे देख लो। फ्लाई ऐश बेसिकली थर्मल पावर जो स्टेशन होते हैं वहाँ से जो भी बेसिकली कोल बर्निंग, इन सारी चीज़ों से जो छोटे छोटे जो पॉल्यूटेंट्स हैं उनको बाद में इकट्ठा कर लिया जाता है, और बहुत ज़्यादा जो छोटे हो जाते हैं वो आपको पता है पार्टिकुलेट मैटर, और फिर उससे ज़्यादा वो तो हवा में पहुंच जाते हैं। लेकिन उसके बाद जो निकाला जाता है उसमें से एक ऐसा बहुत छोटा छोटा जो कचरा है, जिसे हम कहते हैं एक तरीके से मिट्टी की तरह ही होता है, उसको निकाला जाता है, हैवी पॉल्यूटेंट, हैवी मेटल पॉल्यूशन इन वाटर बॉडीज। अब एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ। फ्लाई ऐश पॉल्यूट्स एयर वाटर में कॉज हैवी मेटल पॉल्यूशन। ठीक है, फ्लाई ऐश वे क्रॉप वेजिटेशन रिजल्ट डायरेक्ट डिपोजिशन ऑफ लीफ सरफेस। फ्लाई ऐश रिजेक्ट मोस्टली ऑफ द थर्मल पावर प्लांट्स प्रोडक्ट ऑफ द कोल बर्निंग ऑपरेशंस। ठीक है, फ्लाई ऐश से ही ईंटें बनाई जाती हैं, घर बनाए जाते हैं आज की डेट में। अगर आपने ये तीनों पॉइंट्स पढ़ लिए कि ये हैवी मेटल पॉल्यूशंस है और इसकी वजह से इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट पड़ता है, और काफ़ी चीज़ें हैं, वेजिटेशन क्रॉप ख़राब होती है, और ये निकलते कहाँ से, थर्मल पावर प्लांट से निकलते हैं, कोल बर्निंग से निकलते हैं। तो अब इन सब से निकलने के बाद क्या होता है, जब फ्लाई ऐश को एक जगह ऐसा किया जा सकता है कि उसे इकट्ठा किया जा सकता है, उस वाले जो छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं वो इतने बड़े पार्टिकल्स हैं कि आप उसको समेट कर इकट्ठा, जब वो एक जगह बैठ जाते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल के लिए आपने कभी आटे की चक्की देखी है? आटे की चक्की में ऊपर से बंदा गेहूं डालता है, और गेहूं डालने के बाद में उसने एक कट्टा लगा लिया है, उस कट्टे में यानी एक पर्दा सा लगा लिया, उस पर्दे में से सारा का सारा जो आटा पिसता है, जो गेहूं से आटा पिसता है, वो उसमें जाके इकट्ठा हो जाता है, उसको बाद में एक कट्टे में डाल के वो आपको दे देता है। वो बेसिकली एक तरीके से फ्लाई ऐश आप उस तरीके से समझ सकते हो, जब भी थर्मल पावर प्लांट चल रहा है या फिर कोल बर्निंग चल रहा है, तो उसके बाद उसमें से जितना भी इस तरीके से वो जो आटे की तरह जो पूरा का पूरा आपका गेहूं जो पिस के निकलता है, उसी तरीके से पिसने के बाद जो छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं, उसको एक जगह रख लिया जाता है, बाकी किसी भट्टे को जहाँ पर भी ईंट बनती है उनको सेल कर दिया जाता है, ताकि इससे वो ईंटें बना सकें। ठीक है, और इसी तरीके से फ्लाई ऐश को रोड में भी यूज़ किया जाता है, रोड कंस्ट्रक्शन में और बिल्डिंग मटेरियल्स में यूज़ किया जाता है। सो दिस इज बेसिकली द फ्लाई ऐश, ताकि उसको दोबारा से रिसाइकल करके यूज़ किया जा सके। कंपोजिशन क्या है? ऑक्साइड रिच, आप फ्लाई ऐश पार्टिकल्स की बात करोगे तो आर ऑक्साइड रिच, कंसिस्ट ऑफ सिलिका, एल्यूमिना ऑक्साइड, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, टॉक्सिक हैवी मेटल, लीड, आर्सेनिक, ये सब इसके अंदर होते हैं। वहीं मेजरली अगर आप बात करोगे तो एल्यूमिनियम सिलिकेट होता है, सिलिकन डाइऑक्साइड होता है, कैल्शियम डाइऑक्साइड होता है। तो ये आपको देखने की जरूरत है। यूजेस क्या है फ्लाई ऐश के, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ ये सारी की सारी चीज़ें। तो 35% ऑफ थस रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, मेकिंग रोड्स, ब्रिक्स में बनाने में किया जाता है, और मेटल रोड, इन सारी चीज़ों में यूज़ किया जाता है, कंक्रीट बनाने में। वेस्ट लैंड को भी यूज़ सही किया जा सकता है, अबेंडेंट माइंस और इन सारी चीज़ों उनमें यूज़ किया जा सकता है। सो
फ्लाई ऐश इंक्रीज क्रॉप यील्ड, बेसिकली जो फ्लाई ऐश है उसकी वजह से क्रॉप की जो यील्ड है या फिर जो उसकी फर्टिलिटी है वो बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। फोटो बट इट विल रिड्यूस फोटोसिंथेसिस, तो ऑब्वियसली बात है कि फ्लाई ऐश मैंने आपको बताया। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? जब सूरज की किरणें आपके 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 एरिया पे पड़ती है, फ्लाई ऐश एक लाइक है ना ब्लैक मटेरियल, ठीक है, एक तरीके का होता है, ब्लैक मटेरियल है। तो फोटोसिंथेसिस क्या होता है, उसे एब्जॉर्ब नहीं कर, जब ब्लैक मटेरियल होगा तो उसे एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। वो क्या होगा, वापस उसको एब्जॉर्ब एब्जॉर्ब ज़्यादा करेगा। तो एब्जॉर्ब करने ज़्यादा करेगा तो क्या होगा, धीरे 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 आपकी फसलें होंगी वो सारी चीज़ें खराब हो जाएगी। तो जब खराब होनी चालू होगी तो उसमें फोटोसिंथेसिस आपका काम करेगा नहीं। फोटोसिंथेसिस आपका बेसिकली टकरा के सूरज की किरणों का वापस जाना और सारी उसको कम इम्पैक्ट देना है। सूरज की किरणें चाहिए लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं चाहिए कि वो उसे खराब कर पाए। ओके, इट ऑल्सो इनहेंस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द लैंड, तो दिस इज ऑल्सो गुड इन सारी चीज़ों में, तो ध्यान रखने की कोशिश करना। लेट्स मूव फर्दर, हमारे पास काफ़ी काफ़ी चीज़ें हैं। पॉलिसी मेजर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट के थ्रू मैंडेटरी यूज ऑफ फ्लाई ऐश जो कि प्रोडक्ट्स हैं उनको यूज़ किया जाए। और वहीं अगर आप देखोगे तो काफ़ी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स हैं रोड बनाने में, लो लाइंग लैंड फिलिंग में, 100 किलोमीटर ऑफ रेडियस ऑफ थर्मल पावर जो स्टेशन है, माइनिंग फिलिंग एक्टिविटीज़ 50 किलोमीटर रेडियस, तो इन सब में यानी कि इस पूरे रेडियस के अंदर फ्लाई ऐश का यूज़ किया जाए। दिस इज, ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है फ्लाई ऐश के ऊपर, विद द रेफरेंस ऑफ रेफरेंस टू फ्लाई ऐश प्रोड्यूस बाय द पावर प्लांट यूजिंग अ कोल एज फ्यूल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट है फ्लाई ऐश के ऊपर, जिसमें बेसिकली प्लांट के अंदर इसको यूज़ किया जाता है? फ्लाई ऐश कैन बी यूज प्रोडक्शन ऑफ ब्रिक, यस बिल्कुल ठीक है। कैन बी रिप्लेसमेंट ऑफ सम ऑफ द पोर्टलैंड सीमेंट, यस यूज़ किया जा सकता है। और वहीं फ्लाई ऐश मेड अप है सिलिकॉन डाइऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, डज नॉट कंटेन एनी टॉक्सिक। तो तीसरा आपको पता है, मैंने आपको बता ही दिया ऑलरेडी, ये गलत है। यहाँ पर अगर इसका एक्सप्लेनेशन देखो, फ्लाई ऐश डज कंटेन हैवी टॉक्सिक एलिमेंट्स लाइक आर्सेनिक, कोबाल्ट, हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं, तो आंसर इज ओनली 1 और 2, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली ऑलरेडी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगर आप लीड की बात करोगे तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, इट इज प्रेजेंट इन पेट्रोल, डीजल, लीड बैटरीज, पेंट, हेयर डायल, इन सब में होता है। कॉज ऑफ नर्वस सिस्टम डैमेज, अगर आपको ये सारी चीज़ें हो जाए तो आपको दिक्कत देता है। सो वहीं अगर आप एक और चीज़ देखोगे, लीड इफेक्ट चिल्ड्रन, चिल्ड्रन इन पार्टिकल, और ये काफ़ी चीज़ें हैं आपके ब्लड में जाके, अगर आपके अगर हेल्थ में चला जाए लीड तो आपकी नर्वस सिस्टम को काफ़ी चीज़ों को आपको हेल्थ में आपको दिक्कत होगी। मेटालिक ऑक्साइड्स हैं जिसमें आपका एल्यूमिनियम, मैग्नीज, मैग्नीशियम, जिंक, या ये सारी चीज़ें होती हैं। अब दे क्रिएट बेसिकली साइकोलॉजिकल बायोकेमिकल डेवलपमेंट ऑफ डिसऑर्डर प्लांट्स, और इन सारी चीज़ों में जब भी ये कहीं भी इन्वायरमेंट में जाएंगे तो दिक्कत देंगे मेटालिक ऑक्साइड। नैनो पार्टिकल्स हैं, नैनो पार्टिकल यानी कि वो पार्टिकल जिनका डायमेंशन कंपेरेबली 1/100 करोड़, बहुत ज़्यादा छोटा है। अब ये बेसिकली मेजर नेचुरल रिसोर्सेज जो नैनो पार्टिकल इन द एटमॉस्फेयर, फॉरेस्ट फायर, वॉल्केनिक इरप्शन, वेदरिंग, डस्ट स्टॉर्म, ये नैनो पार्टिकल, इनको बेसिकली देखो ये नैनो पार्टिकल्स हैं। एसपीएम है, सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर है, पीएम है, फ्लाई ऐश है, एरोसॉल्स है। इनको बेसिकली एक ही कैटेगरी में आप रखोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। वहीं अगर आप एक और चीज़ समझने की कोशिश करोगे, जो नेचुरली अकरिंग जो नैनो पार्टिकल्स हैं, हिट्रोजोनस हैं, साइज इन ट्रांसपोर्टेड ओवर, तो ये बेसिकली आपके इन्वायरमेंट को इफेक्ट करने के लिए काफ़ी हैं नैनो पार्टिकल्स। आपके इन्वायरमेंट को इस तरीके से इफेक्ट करते हैं दैट यू कैन नॉट इवन इमेजिन, कि जितनी फॉरेस्ट फायर है, वॉल्केनिक इरप्शन है, वहाँ से ये निकलते हैं और आपके इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा डिप्लीट करेंगे, उसका इकोसिस्टम है उसका ख़राब करेंगे, आपका इन्वायरमेंट ख़राब कर देंगे। तो दिस इज़ बेसिकली नैनो पार्टिकल्स। ओके, ज़्यादा डीप डाइव जाने की जरूरत नहीं है, जस्ट फॉर द नॉलेज दिस इज़ ओके। कहाँ से रिलीज कहाँ से होते हैं ये समझ लो बस, फॉरेस्ट फायर से, वॉल्केनिक इरप्शन से, वेदरिंग से, डस्ट स्टॉर्म से, डेजर्ट से, इससे होते हैं। और नेचुरली जो है हीट्रोजोनस होते हैं, साइज कैन बी ट्रांसपोर्टेड ओवर 1000 किलोमीटर्स, एक जगह से काफ़ी लंबे दूरी तय कर सकते हैं 1000 किलोमीटर। नैनो पार्टिकल हैज ग्लोबल सोशो इकोनॉमिक वैल्यू होती हैं, एप्लीकेशन रेंजिंग फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक, बायोकेमिकल यूजेस, इन सारी चीज़ों की वजह से। इफेक्ट क्या है इनके, देखो इफेक्ट सेम वही है, डस्ट क्लाउड फॉर्मेशन होगा, एनवायरमेंटल हाइड्रोक्सिल होगा, रेडिकल कंसंट्रेशन होगा, ओशन डिप्लीशन होगा, जो कि मैंने आपको बताया जब भी फायर आग जलती है या फिर कुछ होता है तो उसकी वजह से सल्फर और नाइट्रोजन निकलता है, तो ओजोन डिप्लीशन आपको पता है, स्ट्रेटोस्फेरिक जो टेम्परेचर जोन, टेम्परेचर चेंज होता है स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर, उसको इफेक्ट करेगा। सॉइल इरोजन होगा, एयर वाटर पॉल्यूशन, ये सब कुछ आपका पॉल्यूटेंट होगा। चाहे आपकी एयर पॉल्यूशन की बात कर लो, पानी में भी जाएगा, ये वाटर पॉल्यूशन होगा, सॉइल पर जाएगा तो सॉइल इरोजन, सॉइल खराब हो जाएगी आपकी, अनफर्टाइल हो जाएगी, ठीक है। एनपी, नैनो पार्टिकल्स इन्वायरमेंट कोगुलेटेड फॉर द फ्रॉम डस्ट क्लाउड, यानी कि जो
डस्ट क्लाउड बनाना चालू कर देते हैं। डस्ट क्लाउड फॉर्मेशन डिक्रीज सनलाइट इंटेंसिटी। डस्ट क्लाउड यानी कि जो आपने काले बादल देखे होंगे ना, वो बेसिकली डस्ट क्लाउड की वजह से बनते हैं। तो जब सूरज की किरणें यहाँ से बादलों को पार करके आ रही होती हैं, तो सूरज की किरणें इनको पार नहीं करने देती, वो यहीं तक रुक जाती है। और आपको पता है कि विटामिन डी आपकी बॉडी के लिए, आपकी हेल्थ के लिए, आपके आपके ह्यूमन के लिए या फिर अर्थ के लिए ज़रूरी है। तो अगर ऐसे डस्ट क्लाउड बन जाएंगे तो इन्वायरमेंट ऑटोमेटिकली खराब होना चालू हो जाएगा। ओके, सो दिस इज एशियन ब्राउन क्लाउड इम्पैक्ट ऑन हिमालय। क्या है? ग्लेशियर या फिर ब्लैक कार्बन, मैंने आपको ये बताया था, जो छोटे छोटे जो नैनो पार्टिकल्स हैं या फिर एरोसॉल्स या फिर फ्लाई ऐश, जो सारी चीज़ें हैं, ये जब ग्लेशियर के ऊपर जाके चिपक जाते हैं तो धीरे जो उनका पिघलना ज़्यादा तेज़ी से हो जाता है। तो एल्बिडो, अगर रिड्यूस एल्बिडो क्या होता है बेसिकली, रेट ऑफ हाई एब्जॉर्प्शन सन हीट, एल्बिडो एंड पोटेंशियली कंट्रीब्यूटिंग द इंक्रीज मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर। तो मैंने सेम चीज़ वही मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। देखो एल्बिडो इफेक्ट क्या है बेसिकली, एक समझने की कोशिश कर लो। पैर में लग गई यार। ओके, तो मान के चलो आपका 100% की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ आपका 100% है, ठीक है। आप 100% यहाँ से सूरज की किरणें छोड़ी जाती हैं सूरज के थ्रू, ठीक है। कुछ तो यहाँ पर जो वाइट जो है बादल हैं, उसकी वजह से टकरा के वापस चली जाती हैं 10-15%, ठीक है। बाकी 10-15 चलेंगे, 85% यहाँ पर आएंगे। 85% आपके इन्वायरमेंट की वजह से आपकी 10-15% रुक जाती हैं, ठीक है। बचा कितना? 70% मान लो, 15 और रुक गई। 70% में से आपके पास बाकी आती हैं कुछ आपकी, आपके छत के ऊपर आपके चीज़ों के ग्रीन हाउस यानी कि पेड़ पौधे की वजह से टकरा के वापस चली जाती हैं, ठीक है। बाकी जो ब्लैक होती हैं वो आपका इन्वायरमेंट एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी कि मान के चलो 40% या 30% आपका इन्वायरमेंट आपका एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से आपका इन्वायरमेंट पे इफेक्ट ज़्यादा पड़ता है। तो ये जो वापस जाना है ना, इसे बेसिकली इन्वायरमेंट एल्बिडो इफेक्ट कह देते हैं, रिड्यूस एल्बिडो। तो ये वापस नहीं जा पाती हैं। तो जितना ज़्यादा इन्वायरमेंट इफेक्ट होता रहेगा, ब्लैक डस्ट, ये सॉरी, जो ब्लैक क्लाउड्स हैं वो बनते चले जाएंगे, ब्लैक कार्बन बनेगा। जितना ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन होता जाएगा उतना ज़्यादा ऊपर के जो सारा का सारा बादल हटते जाएंगे, ब्लैक बनते जाएंगे, इन्वायरमेंट भी पॉल्यूशन होता जाएगा, ओजोन डिप्लीशन होता जाएगा, पूरा का पूरा आपका इन्वायरमेंट खराब होगा। जल्दी ग्लेशियर पिघलेंगे, ग्लेशियर पिघलेंगे तो ओशन के अंदर पानी ज़्यादा आएगा, ओशन के अंदर पानी ज़्यादा जाएगा, काफ़ी आइलैंड और कंट्रीज सबमर्ज हो जाएंगी। ओके, नैनो पार्टिकल, ओजोन डिप्लीशन, सेम सारी चीज़ें हैं, कुछ बताने की जरूरत नहीं है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इफेक्ट ऑफ नैनो पार्टिकल स्ट्रेटोस्फेरिक, यार ऑलरेडी बता चुका हूँ, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, सेम वही सारी चीज़ें हैं। नैनो पार्टिकल्स की वजह से क्लाउड और ये सारी चीज़ें चेंज होंगी। स्ट्रेटोस्फेयर में के अंदर जो आपका इन्वायरमेंटल चेंज होता है वो चेंज होना बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, और ये सारी चीज़ें फ़र्क पड़ेगा। क्वेश्चन देख रहे हो, देर इज सम कंसर्न रिगार्डिंग द नैनो पार्टिकल ऑफ द सम केमिकल एलिमेंट दैट आर यूज बाय द इंडस्ट्री इन द मैन्युफैक्चर ऑफ वायरस प्रोडक्ट्स। तो इसकी वजह से क्या इफेक्ट पड़ता है नैनो पार्टिकल्स की वजह से मैन्युफैक्चर, जब भी इंडस्ट्री में इनका यूज होता है। क्वेश्चन पूछा जा चुका है, दिस इज नॉट फ्रॉम माई साइड, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। दे कैन एक्यूमुलेट इन द इन्वायरमेंट एंड कंटेमिनेट वाटर सॉइल, दे कैन एंटर द फूड चेन्स, दे कैन ट्रिगर प्रोडक्शन ऑफ रेडिकल्स। तो ऑब्वियस सी बात है यार, देखो, दे कैन एक्यूमुलेट द इन्वायरमेंट, कंटेमिनेट वाटर एंड सॉइल, ऑब्वियस सी बात है, ये हो सकता है, हम पढ़ चुके हैं। दे कैन एंटर फूड चेन्स, ऑब्वियस सी बात है, फूड चेन के अंदर एंटर कर सकते हैं। दे कैन ट्रिगर ट्रिगर प्रोडक्शन ऑफ फ्री रेडिकल्स, कर सकते हैं। तो आंसर इज ऑल। तो 1 2 3, दिस इज ऑल आर करेक्ट। वहीं अगर आप आगे देखोगे तो यहाँ पर जितना भी एयर पोल्यूशन के थ्रू जितना भी होता है, आई थिंक आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा स्क्रीन पे, क्योंकि व्हाइट में लिखा हुआ है, सिर्फ ग्रीन वाले पे नजर आ रहा होगा, तो आई एम रियली सॉरी। दिस इज बेसिकली जो एयर पोल्यूशन या फिर वाटर पोल्यूशन के थ्रू जो भी हमारी गैसेस हैं उनके वो यहाँ पर आपको मैं पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले है मेरे पास कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड बेसिकली कहाँ से होती है? ये बेसिकली जितने भी आपके, जब आप गाड़ी चला रहे होते हो, गाड़ी में से जो पीछे से आपका जो धुआं निकल रहा होता है, उसमें बेसिकली कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। टेस्टलेस होती है, हाईली टॉक्सिक होती है, स्लाइटली लेस डेंसर देन एयर होती है, थोड़ी सी कम डेंस होती है एयर से, शॉर्ट लिव होती है, स्टे इन फ्यू मंथ्स या एटमोसफेयर के अंदर रहती है। इंटरनल कम्बशन, इंजन कंप्लीट कम्बशन इन सबसे होती है बेसिकली, ठीक है। इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट करती है और ज़्यादा खराब है, और सेम ये चीज़ है वोल्केनो से भी निकलती है, फॉरेस्ट फायर से भी होती है। तो जलने से बेसिकली कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, दिस इज द मेन इफेक्ट। हेल्थ इफेक्ट पड़ता है, ये आपको बता चुका, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, दिस इज जस्ट फॉर द नॉलेज। हेल्थ इफेक्ट होता है, दिस इज पॉइजनस होती है, पूर वेंटिलेशन होता है, हीट मैनेजमेंट होता है। इन्वायरमेंट इफेक्ट पड़ता है, ऑब्वियसली बात है, कार्बन मोनोऑक्साइड इज नॉट कंसिडर्ड डायरेक्ट ग्रीन हाउस गैस, इसको डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं, बट दिस इज बेसिकली द ऑल्सो कम्स अंडर द ग्रीन हाउस गैस। ओके, कार्बन मोनोऑक्साइड जो रिएक्ट करती है बेसिकली हाइड्रोक्सिल रेडिकल होती है। एक पॉइंट ध्यान रखना है, डायरेक्टली ग्रीन हाउस गैस के अंदर इफेक्ट नहीं करती है। ओके, तो ये सारी चीज़ें पढ़ने की जरूरत नहीं, छोड़ दो। कार्बन डाइऑक्साइड है हैवियर देन एयर, यानी कि ऑर्डरलेस होती है, बेसिकली कलरलेस होती है,
और हवा से भारी होती है। वॉल्केनो और हॉट स्प्रिंग जो गीज़र होते हैं, हॉट स्प्रिंग गीज़र यानी कि एकदम से अचानक से, आपने देखा होगा येलोस्टोन जो पार्क है यूएसए के अंदर, तो उसके अंदर क्या होता है, तो एकदम से अचानक से ना ज्वालामुखी सा फटता है गर्म पानी का, एकदम से पानी बहुत ज़्यादा ऊपर जाता है, उसको बेसिकली स्प्रिंग गीजर कहा जाता है। तो उनमें से भी निकलता है डिजोल्यूशन ऑफ वाटर, एसिड्स, इन सारी चीज़ों में से सॉल्युबल होती है वाटर के अंदर, ग्राउंड वाटर में, रिवर में। इसको बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड को इस वजह से कई बार दोबारा से रिसाइकिल यूज़ किया जाता है, पेड़ों के थ्रू इसको ऑब्जर्व कर लिया जाता है, ज़मीन के अंदर, समुद्र के अंदर इसको कर लिया जाता है। तो दिस इज बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड। इफेक्ट होता है, यस बिल्कुल अच्छा खासा इफेक्ट होता है। आपकी कंसंट्रेशन ऑफ 7% में भी सफोकेशन और सारी वजह से आपको इरिटेशन चालू हो जाती है। दिस इज बिकॉज ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। Effect on environment. Carbon dioxide is an important greenhouse gas. Burning of carbon-based fuels since the industrial revolution has led to the global warming. ये होता है मेजर। ओशन एसिडिफिकेशन बढ़ जाता है जब आप ओशन के अंदर आप इसके सेव आप इसके अंदर कंजर्व करते हैं कि हाँ भाई इसको ओशन के अंदर या फिर पेड़ों के अंदर धीरे 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 हर चीज़ को इफेक्ट करता जाता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट से निकलती है बेसिकली। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंदर इसको बेसिकली यूज़ किया गया था। आप क्या है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वो देख लो। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ऑन सब्सटेंसेस दैट डिप्लीट द ओजोन लेयर। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंदर जो क्या डिसाइड किया गया था, ओजोन लेयर को जितने भी गैसेज है उसको बेसिकली टैकल किया जाए। लेयर The Vienna Convention on the Protocol of Ozone Layer is an international treaty designed to protect ozone layer by phasing of the production of numerous substances including chlorofluorocarbon are responsible for the ozone depletion. तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और वियना कन्वेंशन दोनों ध्यान रखना, बेसिकली ओजोन डिप्लीशन से। क्लोरोफ्लोरोकार्बन मैंने आपको बता दिया है क्या है। तो 1970s the use of chlorofluorocarbon has been heavily regulated। 1970 से यूज़ हो रहा है। पढ़ना है तो ऑलरेडी मैंने आपको बता चुका है, ओजोन लेयर वाला चैप्टर जाके पढ़ लो, जियोग्राफी के अंदर वहाँ मिल जाएगा, वहाँ आराम से पढ़ो, ठीक है। ज़्यादा डीप डाइव जाना है तो। ओजोन डिप्लीशन है, मैं आपको बता चुका हूँ क्या है, क्या क्या होते हैं बेसिकली। कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, प्ले मेजर रोल इन कन्वर्टिंग O2 इंटू O3, ठीक है। जब मैं इसी वजह से मेन रीज़न अभी कहा कि मैं आपको कह रहा था ना कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो बेसिकली डायरेक्टली ग्रीन हाउस गैस के लिए इफेक्ट नहीं करती, बट ये कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है एक मेजर रोल प्ले करते हैं, जो कि ऑक्सीजन को बेसिकली O3 यानी कि ओजोन डिप्लीशन का कारण बन जाती है, ठीक है। दिस इज बेसिकली नाइट्रोजन। नाइट्रोजन ऑक्साइड है, तो ये है बेसिकली वायरसली, बेसिकली कंब्यूशन से होती है, सेम जैसे सल्फर है। दे आर ऑल्सो प्रोड्यूस नेचुरली इन लाइटनिंग। ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन डू नॉट रिएक्ट इन द एम्बिएंट ऑफ टेम्परेचर, बट द हाई टेम्परेचर दे प्रोड्यूस वायरस ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन सच टेम्परेचर अराइज। तो जितना भी कंब्यूशन होगा, इंटरनल कंब्यूशन होगा, इंजन होगा, कोल होगा या फिर वोल्केनो इरप्शन होगा, उससे निकलती हैं। तो एग्रीकल्चर, फर्टिलाइजेशन, इन सारी चीज़ों पर फर्क पड़ता है, तो ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट होता है। हाँ, तो ठीक है, पढ़ लिया। हाँ ठीक है, आपका ये सारी चीज़ें सेम वही चीज़ें कि आपके इन्वायरमेंट, आपको हेल्थ, इन सब पे इफेक्ट पड़ेगा और आपको आपको दिक्कत देगा, सेम काइंड ऑफ थिंग्स। सल्फर डाइऑक्साइड मैं आपको बता चुका हूँ, सल्फर नाइट्रोजन जो कि एसिडिफिकेशन का एसिड रेन का कारण बनते हैं, तो ज़्यादा डीप डाइव जाने की जरूरत नहीं है। सेम इरप्शन से या फिर इन सारी चीज़ों से होता है, इसको समझ लो, दैट्स इट। वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, VOC क्या है इसको समझ लो, आर बेसिकली लार्ज ग्रुप ऑफ कार्बन बेस्ड केमिकल दैट इजीली इवेपोरेट एट ए रूम टेम्परेचर, ठीक है। आपके फॉर एन एग्जाम्पल फॉर्मेल्डिहाइड है विच इवेपोरेट फ्रॉम पेंट हैज़ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ओनली 19 डिग्री सेल्सियस। तो कहने का मतलब है कुछ ऐसा सब्सटेंसेस जिसके अंदर आपका वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, जिसमें कार्बन की जो गैसेस हैं वो उसके अंदर घुसी हुई होती हैं, लेकिन वो रूम टेम्परेचर पर ईजिली वेपराइज हो जाते हैं। आपने देखा होगा जब आपने पेंट खोला होगा तो उसमें तो एकदम से जो महक निकलती है ना, वो बिल्कुल पूरी की पूरी पेंट की महक नहीं होती, देर मिक्सचर ऑफ कार्बन गैसेस, ठीक है। अब इसको कहाँ यूज़ किया जाता है, मेनली परफ्यूम में, हेयर स्प्रे में, फर्नीचर पॉलिश में, इन सब में यूज़ किया जाता है। अपने इन सब की स्मेल आपको याद आ गई होगी। तो ये बेसिकली कॉज करती हैं, इरिटेशन देती हैं आपको, आइज़ को, नोज को, एलर्जीज, और आपको यानी कि आपको इरिटेशन की वजह से गुस्सा सारा चालू चालू हो जाता है। डैमेज करती हैं लीवर को, पार्ट ऑफ द बॉडी। तो ये बेसिकली वो है। तो इसी वजह से कहा जाता है आप परफ्यूम को, हेयर स्प्रेस को कम से कम यूज़ कीजिए, ये आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा हार्म करते हैं। आपने देखा होगा एक्नेस हो जाते हैं, आपका हेयर लॉस होना चालू हो जाता है। आप कई बार ऐसे स्प्रे यूज़ करते हैं जो बहुत ज़्यादा कंडेंस होते हैं, और उसके जब भी आप उसे लगाते हो थोड़ी देर के बाद कई बार आपको इचिंग सी काफ़ी चीज़ें होनी चालू हो जाती हैं। दिस बेसिकली बिकॉज ऑफ दैट। तो जितना ज़्यादा हो अवॉइड करो यार, क्या आप करना है इतना ज़्यादा। बेंजीन है, बेंजीन बेसिकली क्रूड ऑयल से निकलता है, तो नेचुरली कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ क्रूड ऑयल, वन ऑफ द एलिमेंट्री बेसिकली पेट्रोकेमिकल है। अब हाई ऑक्टेन नंबर होता है इसका। अब हाई ऑक्टेन नंबर यानी कि अच्छी खासी इसकी पॉल्यूशन लेवल अच्छा खासा होता है, तो इस वजह से इट इज़ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ गैसोलीन। पेट्रोल के अंदर रिस्क ऑफ कैंसर और बोन मैरो फेलियर इसकी वजह से हो सकता है।
इथेलाइन है तो ठीक है, ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं, केमिकल इंडस्ट्री से इथेलाइन निकलता है। तो दिस इज इथेलाइन को बेसिकली फ्रूट को अच्छा खासा बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है, कि उनको येलो, यानी कि आम थोड़ा सा हरा है तो उसे येलो कर दो, केला थोड़ा सा हरा है उसे येलो कर दो, तो उनको पकाने के लिए काइंड ऑफ। तो इस वजह से बायोलॉजिकल पॉल्यूटेंट हैं जिसमें अगर आप देखोगे इंक्लूड्स पोलन फ्रॉम प्लांट, मिट, हेयर फ्रॉम पेट्स, फंगी, पैरासाइट, सम ऑफ बैक्टीरिया, मोस्ट ऑफ देम एलर्जेंस होते हैं। इस वजह ये आपको दिक्कत देते हैं। आपने देखा होगा जो कुत्तों के जो बाल झड़ते हैं वो जब आपके वो रूम में पड़े होते हैं, तो रूम में पड़े होने की वजह से धीरे धीरे उसमें बैक्टीरिया से सारी चीज़ आनी चालू हो जाती है, और आपको कई बार जिनके घर में डॉग्स होते हैं उनको छोटी मोटी कोई ना कोई बीमारी रहती है उनकी बॉडी में, जो उनको पता नहीं होती है। ठीक है, वो जब चेक कराएंगे तो उनको छोटी मोटी कोई एलर्जी या फिर कोई इचिंग ऐसी काइंड ऑफ निकल ही जाती है। ओके, एस्बेस्टस है तो ठीक है, फाइबर्स उन सारी चीज़ों से होता है तो छोड़ दो। रेडॉन है, सॉइल ऑयल को बेसिकली निकल सॉइल से निकलती है नेचुरली, ड्यू टू मॉडर्न हाउस हैविंग पुअर वेंटिलेशन, तो चाहिए होती है। नॉइज़ पॉल्यूशन होता है तो डेसिबल्स में इसको काउंट किया जाता है कितने से कितना होना चाहिए। तो यहाँ पर एक ये देखोगे वर्ल्ड हेल्थ जो WHO है उसने प्रेस्क्राइब किया था, तो जो नॉइज़ लेवल है 45 डेसिबल बाय डे एंड 35 डेसिबल बाय नाइट, एनीथिंग अबव 80 डेसिबल इज हजार्डस। तो डे के अंदर जो नॉइज़ पॉल्यूशन होना चाहिए 45 डेसिबल होना चाहिए बेसिकली डे के अंदर, नाइट में 35 होना चाहिए। और कोई भी अगर 80 डेसिबल से ज़्यादा का कोई अगर नॉइज़ पॉल्यूशन है तो, या फिर उससे ज़्यादा की आवाज़ है, तो बेसिकली ये एक नॉइज पॉल्यूशन में काउंट होता है। ठीक है, ग्रीन बेल्ट ट्रीज इफेक्ट नॉइज बहुत। तो पेड़ पौधे क्या होते हैं, इसी वजह से कई बार ना पेड़ पौधे आपको हर जगह हेल्प करते हैं। जितना ज़्यादा आप ऐसे इन्वायरमेंट में रहोगे जहाँ पर पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा हैं, पार्क बहुत ज़्यादा हैं, पेड़ बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं, तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें ना बहुत कम आपको दिखेंगी, और वहाँ पर जो आवाज़ें हैं वो दब जाती हैं, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा दब जाता है। दिस इज़, तो ये चलता रहता है। आपने इसी वजह से आपने देखा होगा 10 बजे के बाद कई बारी दिल्ली जैसे एरिया में है तो 10 बजे के बाद आपका डीजे और साउंड बंद करा दिया जाता है पुलिस वाले के थ्रू, कोई भी अगर कंप्लेंट करते। अपने आप तो खैर वो नहीं आते, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो मजे लो, बट अगर आप कर रहे हो तो वो कहीं ना कहीं आपका बंद करा ही देते हैं। ओके, सो दिस इज एम्बियंट नॉइज लेवल मॉनिटरिंग। तो नॉइज लेवल जो मॉनिटरिंग है, रूल्स 2000 डिफाइंड एम्बियंट नॉइज लेवल, तो ये चल रहा होता है। तो एक रूल बनाया था नॉइज नॉइज पॉल्यूशन कंट्रोल रेगुलेशन रूल्स 2000, तो जहाँ पर नॉइज जो नॉइज था या फिर ध्वनि प्रदूषण था उसको रोकने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मार्च 2011 में लॉन्च रियल टाइम एम्बियंट नॉइज मॉनिटरिंग नेटवर्क। तो साइलेंस जोन एरिया बेसिकली 100 मीटर्स अराउंड हॉस्पिटल या फिर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, कोर्ट है, रिलीजियस है, 100 मीटर ऑफ द एरिया के अंदर कुछ साइलेंट जोन इनको काउंट किया जाता है। इस एरिया के अंदर ऐसा कुछ नहीं हो सकता, आप पार्टी वार्टी नहीं कर सकते, उससे थोड़ा सा दूर जाके करनी पड़ेगी। तो इस वजह से तो 2011 में ऐसा कुछ बनाया गया था साइलेंस जोन इन सारी चीज़ों को लेके। नॉइज पॉल्यूशन एक बार आप देख लो 2000 के अंदर लाया गया था, ये जरूरी है आपके लिए समझना। ओके, तो ऑक्यूपेशनल हेल्थ हैजार्ड्स क्या होते हैं? ऑक्यूपेशनल बेसिकली दो होते हैं इसको, एक तो पहले आप समझ लो ब्लैक लंग डिजीज हो जाता है। तो ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स है अभी किस किस को होते हैं, जो बेसिकली माइन कोल माइन में काम करते हैं। ठीक है, और ऐसी जगह काम करते हैं जहाँ पर एयर पोल्यूशन ज़्यादा है। ठीक है, या फिर ऐसी जगह काम करते हैं, आपने देखा होगा कभी भी जब पत्थर कट रहा होता है, पत्थर कटने के टाइम पे उसमें से बहुत ज़्यादा जो डस्ट होता है वो निकलता है, और वो जो डस्ट निकलता है उसमें इसी वजह से कई जो कंपनीज हैं उसमें पानी यूज़ करती हैं ताकि वो डस्ट बैठ जाए वहीं की वहीं और ना हो दिक्कत। तो कई जो कंपनीज है वो जब वो यूज़ नहीं करती हैं उस पानी यूज़ नहीं करती हैं उस पर छिड़काव का, तो उसमें जो डस्ट होता है वो निकलता जाता है और वो शरीर में जाता जाता धीरे 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 ब्लैक लंग डिजीज चालू हो जाता है। सेम ऐसा ही माइनिंग के अंदर होता है, पानी यूज़ कर रहे होते हैं तो ठीक है, नहीं यूज़ कर रहे हैं दिक्कत है। तो ये चलता रहता है और ये आपके लंग्स को ख़राब कर देता है और सारी चीज़ें कर देता है, तो ये है। तो ऐसी जो भी जहाँ पर माइनिंग का और काफ़ी चीज़ों का काम हो रहा होता है सेम ऐसी चीज़ें होती हैं। केमिकल एंड बायोलॉजिकल जो एजेंट्स हैं ये सारी चीज़ें, तो इसको समझने की जरूरत नहीं है, दिस इज़ ऑल ओके। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, आशा करता हूँ लेक्चर आपको अच्छा लगा हो, और मिलते हैं दोबारा नए लेक्चर में। लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करो, आप लोगों की बहुत ज़रूरत है इस चीज़ की, आप करते जाओगे तो अपने लिए भी फ़ायदा होगा और आपके लिए भी एक नए नए लेक्चर आते रहेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।